त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा XY और भुजा XZ बराबर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इसमें कोण X और कोण Y बराबर दिया है। प्रश्न के अनुसार त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। परंतु कोण X और कोण Y को देखिए, यह बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में भी कोण X और कोण Z बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण नहीं है, यानी यह भी बराबर नहीं होंगे और इसलिए यह विकल्प भी गलत है। तीसरे और आखिरी विकल्प को देखिए। कोण Y और कोण Z यह दोनों कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये बराबर होंगे, यानी यह विकल्प सही है। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB और AC बराबर हैं। बताइए कौन से विकल्प सही हैं? दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आकृति में कोण A का माप 76 अंश दिया है। यदि इसका माप हम समीकरण में रखें तो हम कोण B धन कोण C का माप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें इसका माप 104 अंश मिला। ध्यान दीजिए, हमारा पहला विकल्प सही है। अब दूसरे विकल्प को देखिए। कोण B का माप 52 अंश दिया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आकृति को देखिए। कोण B और कोण C दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे, यानी कोण C के स्थान पर हम कोण B लिख सकते हैं और इस प्रकार हमें कोण B का माप 52 अंश मिला, इसलिए यह विकल्प भी सही है। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जिनके दो संगत कोणों का युग्म बराबर है। तो क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, परंतु आपस में इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है और इनके दो संगत कोणों के युग्म बराबर दिए हुए हैं, यानी तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। परंतु किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक भुजा का समावेश होना आवश्यक है। सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए केवल तीनों कोणों का बराबर होना पर्याप्त नहीं है और यहाँ इन त्रिभुजों में भुजाओं की कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम सर्वांगसमता ज्ञात नहीं कर सकते कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी हम त्रिभुज PQR के लिए कह सकते हैं कि भुजा PQ और QR का योग बड़ा है भुजा PR से, भुजा PQ और PR का योग बड़ा है भुजा QR से, और भुजा QR और PR का योग बड़ा है भुजा PQ से। दोस्तों, हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल। हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण और उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप और भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। दोस्तों, त्रिभुजों के कोणों का माप उनकी सामने की यानी सम्मुख भुजाओं की लंबाइयों पर निर्भर करता है। चलिए त्रिभुज PQR को देखकर बताइए कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ा कोण कौन सा है। यहाँ पर भुजा RP को थोड़ा और बढ़ाते हैं बिंदु P' तक और Q को P' से जोड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसा हमने भुजा RP की लंबाई बढ़ाई, कोण Q का माप भी बढ़ा और अब यहाँ पर RP' सबसे बड़ी भुजा और कोण Q सबसे बड़ा कोण है। इसी अवधारणा पर आधारित दो प्रमेय हैं। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज ABC की रचना के लिए उचित यानी सही विकल्प है? इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करें?
हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की रचना के लिए उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना जरूरी है। तो हमें यहाँ यह देखना है कि क्या दिए गए विकल्प इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। चलिए लेते हैं पहला विकल्प। भुजा AB और भुजा BC का योग भुजा AC से बड़ा है। उसी प्रकार भुजा BC और भुजा AC का योग भुजा AB से बड़ा है और भुजा AC और भुजा AB का योग भुजा BC से बड़ा है। यानी इन भुजाओं से त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प सही है। इसी प्रकार दूसरे विकल्प से भुजा AB और भुजा BC का योग भुजा AC से बड़ा है और चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, इसलिए हमें तीनों असमीकाएं ऐसी ही मिलेंगी और इस प्रकार इन भुजाओं से भी त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प भी सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम विकल्प की ओर। यहाँ पर भी हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। यहाँ पर भुजा AC और भुजा AB का योग भुजा BC के बराबर है। यानी इन भुजाओं से त्रिभुज ABC की रचना नहीं की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प गलत है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज PQRS में निम्न कथनों को सिद्ध करें। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे और उसे PQRS नाम देंगे। अब हम विकर्ण यानी डायगोनल्स QS और PR को जोड़ेंगे। हम पहला उप प्रश्न हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि PQ धन QR धन RS धन SP बड़ा है QS धन PR से। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए त्रिभुज PQR में हम कह सकते हैं कि भुजा PQ और भुजा QR का योग बड़ा है भुजा PR से। इसी प्रकार त्रिभुज QRS में भुजा QR और भुजा RS का योग बड़ा है भुजा QS से। त्रिभुज RSP में भुजा RS और भुजा SP का योग बड़ा है भुजा PR से। त्रिभुज SPQ में भुजा SP और भुजा PQ का योग बड़ा है भुजा QS से। अब हम चारों असमीकाओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। अब बाईं और दाहिनी दोनों ओर सरलीकरण करने पर मिलेगा और इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि किसी चतुर्भुज PQRS की चारों भुजाओं का योग उसके विकर्ण के योग से बड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उप प्रश्न की ओर। यहाँ हमें यह सिद्ध करना है। सबसे पहले हम विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को O नाम देते हैं। दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास चार छोटे त्रिभुज हैं। त्रिभुज POQ, त्रिभुज QOR, त्रिभुज ROS और त्रिभुज SOP। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए त्रिभुज POQ में भुजा PO और भुजा OQ का योग बड़ा है भुजा PQ से। इसी प्रकार त्रिभुज QOR में भुजा QO और भुजा OR का योग बड़ा है भुजा इसी प्रकार त्रिभुज QOR में भुजा QO और भुजा OR का योग बड़ा है भुजा QR से। त्रिभुज ROS में भुजा RO और भुजा OS का योग बड़ा है भुजा RS से। त्रिभुज SOP में भुजा SO और भुजा OP का योग बड़ा है भुजा SP से। अब हम चारों असमीकाओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। इसे सरल करने पर हमें मिलेगा। इसे अगर इस प्रकार लिखें तो यह कुछ ऐसा होगा। PQ धन QR धन RS धन SP छोटा है 2 कोष्टक में PR धन QS से। और इस तरह यह भी सिद्ध हुआ। एक त्रिभुज ABC के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले विकल्प में यदि AB और BC का योग AC के बराबर है तो यह एक रेखा का निर्माण करेंगे, न कि त्रिभुज का। यानी यह विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प के अनुसार कोण B बड़ा है कोण C से, तो कोण B की सम्मुख भुजा कोण C की सम्मुख भुजा से बड़ी होगी। यानी भुजा AC बड़ी होगी भुजा AB से, या कह लें भुजा AB छोटी होगी भुजा AC से। यानी यह विकल्प भी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। यहाँ भुजा BC छोटी है भुजा AC से, यानी भुजा BC का सम्मुख कोण भुजा AC के सम्मुख कोण से छोटा होगा। यानी कोण A छोटा होगा कोण B से, या कह लें
कोण B बड़ा होगा कोण A से, यानी यह विकल्प सही है। अब लेते हैं आखिरी विकल्प। भुजा BC छोटी है भुजा AB और भुजा AC के योग से। यही तीनों त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं और किसी भी त्रिभुज की एक भुजा का माप बाकी दोनों भुजाओं के मापों के योग से छोटा होता है, इसलिए यह विकल्प भी सही है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, इसलिए कोण A की सम्मुख भुजा BC बराबर होगी कोण P की सम्मुख भुजा QR से। क्या यह कथन सत्य है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो अलग अलग त्रिभुज हैं। इनके कोण बराबर होने से इनकी भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर ही होंगी, यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर इन त्रिभुजों को देखें तो यहाँ पर कोण A और कोण P दोनों का ही माप 90 अंश है, लेकिन इनकी सम्मुख भुजाएं यानी भुजा BC और भुजा QR की लंबाइयां एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इस प्रकार की अवधारणा केवल एक ही त्रिभुज के लिए सत्य है, दो अलग अलग त्रिभुजों में नहीं।